इस एपिसोड में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म को हम डिफाइन करते हैं। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू और सेल्स ऑफ एनी ऑर्गन। तो किसी भी ऑर्गन के टिश्यू स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है जो कि इसोफेगस से लेकर के एनस तक होता है, इसकी जो लेयर्स हैं वो 4 होती हैं। पहला होता है सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। और ये जो है हमारे जीआई के अलग अलग रीजन में अलग अलग इनका मॉडिफिकेशन होता है। जो हमारा स्टमक है इस पे जो सीरोसा लेयर होती है वो मेसोथीलियम की बनी नहीं होती है। ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एक्सटर्नल एडवेंटिशिया कहते हैं। बाकी सारे जीआई ट्रैक्ट में ये एक सीरोसा मेसोथीलियम की बनी हुई लेयर होती है। अगर आप विजुअलाइज करना चाहें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक ट्यूब इनटू ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी बॉडी एक अगर हॉलो ट्यूब है तो उसके अंदर एक ट्यूब है जो कि इसोफेगस से एनस तक जाता है, और इसका भी जो एक्सपोजर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है। जैसे हमारी स्किन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संपर्क में रहती है, इसी तरह से हम लोगों का जो वो जीआई ट्रैक्ट है ये भी एक्सटर्नल से संपर्क में रहता है। इसमें हवा, पानी, भोजन और तमाम चीजें जो हम लोग खाते पीते हैं वो सब जाता है। तो जो इसकी अंदरूनी लेयर होती है, जो मतलब जो हमारे माउथ से अंदर जा रही है, जो इसोफेगस की अंदरूनी लेयर है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। और जो बाहरी लेयर है हमारे जीआई ट्रैक्ट का, जो बाहरी लेयर है जो कि हमारे पेरिटोनियम के संपर्क में और विसरल ऑर्गन के संपर्क में रहता है, उसको हम मेसोथीलियम से बना हुआ कहते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, मेसोथीलियम और एपिथेलियम। आप इसमें कंफ्यूजन मत होइए। एपिथेलियम वो होता है जो कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, और मेसोथीलियम जो होता है वो विसरल ऑर्गन के ऊपर होता है। तो हमने मस्कुलरिस की अब इसके बाद हम बात करेंगे। जो मस्कुलरिस लेयर है ये मोस्टली 2 तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और दूसरा होता है सर्कुलर मसल फाइबर्स। जो पूरे जीआई ट्रैक्ट में है ये कॉमन होता है। जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो इनर है वो सर्कुलर है। और ये दोनों मसल्स जो है मिल करके ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, मतलब भोजन को सिर्फ माउथ से लेकर के एनस तक ही ले जाना है, उसको रिवर्स नहीं लाना है। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है, अगर वो पेड़ पर से ऐसे लटक के भी भोजन कर रहा है तो भी उसका भोजन मुंह से होते हुए पेट में ही जाता है, बाहर नीचे नहीं गिरता है। तो ये संभव होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, जो कि इन 2 मसल फाइबर्स के मदद से ही होती है। अब इस मस्कुलर लेयर में जो डिफरेंस है वो है हमारे स्टमक में, क्योंकि स्टमक को ज़्यादा चर्निंग की आवश्यकता होती है। वो भोजन को बहुत ज़्यादा चर्न करता है ताकि सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं और म्यूकस है उससे मिल करके ये जो बोलस आ रहा है, जो सॉलिड सेमी सॉलिड भोजन आ रहा है, उसको काइम में चेंज कर देता है, जो कि एकदम ही पेस्ट टाइप का होता है। तो वहाँ पे जो मस्कुलर लेयर है वो 2 ना होकर के 3 होती है। तो पहला जो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, और फिर उसके अंदर एक ऑब्लिक लेयर होती है जिससे कॉन्ट्रैक्शंस और ही पावरफुल होंगे और वो ज़्यादा चर्निंग करेगी। इसके बाद जो लेयर है उसको हम सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें वेस्कुलराइजेशन भी होता है। इसमें ड्यूडनम के केस में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ये सब म्यूकोसा में होती है और ये भी म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। इसके बाद हम आते हैं म्यूकोसल लाइनिंग में। तो जो म्यूकोसल लाइनिंग है इंटीरियर, उसको भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, और जो एकदम इनर मोस्ट लेयर होती है वो थिन क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बनी होती है, जिससे कि वो और उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो म्यूकोसल लेयर है ये एकदम ऐसे सीधी नहीं होती है, बल्कि वो फोल्डिंग्स बनाती है। स्टमक में जो फोल्ड्स बनते हैं वो इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं, जिसको कि हम रुगे कहते हैं।
और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फोल्ड्स होते हैं वो फिंगर लाइक हो जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, जिससे कि एरिया जो है बढ़ जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डियोडनम वाला पार्ट है, डियोडनम में इसमें जो ग्लैंड्स हैं जैसे क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून, रूनर्स ग्लैंड, पेनेट सेल्स और अर्जेंटाफिन सेल्स, इन सब की जो मात्रा है ये बहुत ही ज़्यादा होती है डियोडनम में। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं जियोजेनम में और इलियम में, यहाँ पे ये ग्लैंड्स बहुत ही रेयर हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन नहीं होना होता है तो सिक्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ आवश्यकता होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो जो हमारे इंटेस्टाइनल फोल्ड्स हैं, सॉरी जो म्यूकोसल फोल्ड्स हैं वो बहुत और ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें जो विलाइज मिलेंगी और पतली पतली और नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो विलाइज जो होती हैं इसमें लेमिना प्रोप्रिया होता है अंदर, और इसी के बीच होता है वास्ट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो इसमें कैपिलरीज जो होती हैं, चूंकि ये एकदम ल्यूमन के नज़दीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। और जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो हमारे जो फैटी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो टूटती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़े टुकड़े होते हैं इसके, ये बड़े बड़े होते हैं। तो ये लिपिड माइसेल्स बनाते हैं जो कि सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स ही ले सकती हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स इंटेस्टाइन से उसको कलेक्ट करती हैं और उसको फिर कंबाइन होकर के जुगुलर वेन बनता है, और वो जुगुलर वेन हमारे इंफीरियर वेना केवा में आकर के खुलती है। इस तरह से जो हमारे इंटेस्टाइन में जो हम लिपिड पोर्शन होता है वो ब्लड में नहीं जाकर के लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे इंफीरियर वेना केवा में खुल जाता है। तो ये तो हमारा होगा इंटेस्टाइन का, सॉरी जीआई ट्रैक्ट का हिस्टोलॉजिकल पोर्शन। इसके बाद हम करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे शरीर में 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ा होता है और हमारे चिक के पास होता है, मतलब ईयर के जस्ट नीचे चिक के पास होता है। और ये सबसे बड़ा तो है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट नहीं करता है, और ये हमारे बकल कैविटी में खुलता है अपने स्टेनसन्स डक्ट के थ्रू। जो दूसरा है वो है सबमैंडिबुलरीज या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड भी से हम कहते हैं। ये सबसे अधिक सलाइवा सीक्रेट करता है और ये हमारे लोअर जॉ के पास होता है। ये हमारे बकल कैविटी में खुलता है वर्टन्स डक्ट के थ्रू। जो तीसरा सलाइवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि हमारे लिंगुआ के नीचे होता है, माने हमारे टंग के नीचे होता है। ये साइज में सबसे छोटा होता है और ये रेविरस डक्ट के थ्रू हमारे बकल कैविटी में खुलता है। तो ये तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं, और ये डाइजेशन में किस तरह से काम आता है हम अपने फिजियोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे। तो सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा लिक्विड होता है और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होता है। तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें एमाइलेज एंजाइम होती है और लाइसोजाइम एंजाइम होती है। एमाइलेज वो सैकराइड्स पे असर करता है और लाइसोजाइम जो है ये इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि हमारा ओरल कैविटी ये सेफ रहता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर जैसे कि कुत्ते बिल्ली या गाय भैंस वगैरह अपने घाव को चाटते रहते हैं, और ये लोग चाट करके अपने घाव को ठीक कर लेते हैं। और जिस एरिया में उनकी जीभ नहीं पहुंच पाती है, जैसे गले में या सर में है, जिसको वो नहीं चाट पाते हैं, वहाँ पे वो घाव बहुत बड़ा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और उनके लिए वो फर्टल हो जाता है। तो जो हमारा सलाइवा है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और वो दर्द निवारक एंटीपायरेटिक भी होता है। तो जैसे हमको कहीं चोट लगती है तो हम फट से हमारा हाथ या मुंह में चला जाता है,
क्योंकि हम इंस्टिंक्ट है, हमें ये पता है कि मुंह में जाते ही सलाइवा लगेगा तो वो चोट जो है उसमें दर्द कम हो जाएगी और उनमें इन्फेक्शन भी नहीं होता है। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 1.2 से 1.5 kg का होता है। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है लीवर का, उसे हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स में जो हेपेटिक सेल्स हैं ये एक कोर्ड्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं और हर हेपेटिक लोब्यूल जो है एक स्ट्रक्चरल सीट से ढका हुआ होता है जिसे कि हम ग्लिसॉन्स कैप्सूल कहते हैं। ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है ये बाइल्स का सिक्रेशन करते हैं। ये बाइल सिक्रेट होकर के हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और लीवर का जो दूसरा फंक्शन है वो है फैट का स्टोरेज और यूरिया का सिंथेसिस। जो गॉल ब्लैडर है वो कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करता, बल्कि वो एक स्टोरेज ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि बाइल को कंसंट्रेट करता है। और जब भी हम लोग कोई फैटी चीज़ खाते हैं या जब भी हम अपना मील्स लेते हैं तो ये बाइल डक्ट के थ्रू बाइल को हमारे इंटेस्टाइन में पोर करता है, जिससे कि फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पैंक्रियाज की। जो पैंक्रियाज है वह एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डियोडनम में, हमारे सी शेप डियोडनम के बीच में लोकेटेड होता है। जो पैंक्रियाज है इसके दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसके अपने डक्ट होते हैं, जिसके सहायता से वो अपना सिक्रेशन जो है वो उस ऑर्गन को पहुंचाते हैं या उस जगह पे पहुंचाते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बिना डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब डक्ट नहीं होता है इसमें, और वो अपने सिक्रेशन को जो बॉडी का लिम्फ होता है इसमें पोर करता है। बॉडी का लिम्फ हो या ब्लड हो उसको पोर करता है, जिससे कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। और हमारा जो पैंक्रियाज है ये दोनों ही फंक्शन करता है, इसीलिए ऐसे ग्लैंड को मीजोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारा जो एक्सोक्राइन फंक्शन है पैंक्रियाज का वो है पैंक्रियाटिक जूस को बनाना। और जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें जो आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, इन सेल्स को कहा जाता है जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स ऑफ लंगरहैंस से सिक्रेट होते हैं, और ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, और गामा सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं सेरोटोनिन। तो ये तीन हार्मोन्स जो हमारे आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस में ही बनते हैं और ये एक एंडोक्राइन फंक्शन के द्वारा ये ब्लड में चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करें ग्लैंड्स की अपने बॉडी की, तो इसमें आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेक सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि एचसीएल का सिक्रेशन करते हैं, और तीसरे होते हैं चीफ सेल्स जो कि पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करते हैं। इन सब का फंक्शन हम डाइजेशन पोर्शन में देखेंगे। इसके बाद होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जैसे कि हमने उसमें हिस्टोलॉजी पोर्शन में भी बताया था, ये होते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और पिनट सेल होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, और उसके होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ये भी म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। तो ये तो हो गए सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब तक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किए हैं। अब हम एक्चुअल केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन में चलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो
डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे टिथ और सलाइवा के मदद से जो फूड है वो बोलस में चेंज होता है। और यहाँ पे जो सलाइवा में एंजाइम्स होती है, ट्राइलिन एंजाइम, इसकी मदद से जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो डाइसेकेराइड में टूटना शुरू हो जाते हैं और हमारे माउथ में 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइसेकेराइड्स में टूट जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूखी रोटी भी अगर हम देर तक चबा चबा के खाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च है वो डाइसेकेराइड में टूट जाता है और वो हमें मीठा लगता है। आप लोग हमेशा खाना जो है अच्छी तरह से चबा करके खाएं। दांतों का काम है वो आंतों से ना करें, क्योंकि अगर हम दांतों से बढ़िया से नहीं चबाएंगे तो हमारे आंत जो है उसको बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे दांत हैं ये भोजन को बहुत छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर सलाइवा सिक्रेट होता है, उससे ये मिक्स करते हैं टंग के माध्यम से और इसको बोलस में चेंज करते हैं, और जो कि हमारे इसोफेगस से पास होता है नीचे की साइड में। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स का शुरू हो जाता है हमारे माउथ में और इसोफेगस के थ्रू आउट चलता रहता है। यहाँ पे इसका पीएच जो है ये 6.8 मेंटेन होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक 6.8 पीएच मेंटेन होता है। इसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होती, कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इसीलिए जो हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू होता है वो इसोफेगस तक जारी रहता है। तो जैसे ही हमारा फूड जो है वो इसोफेगस से स्टमक में घुसता है तो यहाँ पे एक गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि इस ओपनिंग को गार्ड करती हैं और ये भोजन को इसोफेगस से स्टमक में आने देती हैं, लेकिन स्टमक से वापस इसोफेगस में जाने नहीं देती हैं। तो जैसे ही हमारा फूड जो है वो स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक का जो पीएच है वो एकदम ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे HCl सिक्रेट होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये HCl सिक्रेट करते हैं। तो इसके कारण जो स्टमक का पीएच है वो बिल्कुल ही एसिडिक होता है, 1.8 पीएच यहाँ पे होता है। ये जो है ये जो एंजाइम्स होती हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होती हैं, इसके एक्शन के लिए और जो एमाइलेज जो हमारे माउथ में सिक्रेट हुआ है इसके एंजाइम एक्शन को रोकता है और जो पेप्सिनोजेन है जो कि प्रो एंजाइम है हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की आवश्यकता होती है। तो HCl जो है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और चेंज करता है पेप्सिन में। ये पेप्सिन हमारे जो प्रोटीन पार्ट ऑफ हमारा फूड है, जिसमें कि जो हमारा मिल्क प्रोटीन हो या प्रोटीन जो अंडा हो, मांस हो, ये सब जो है उसे तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन्स को ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। हमारे गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी होता है जो कि ये खास करके ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनके काफ में ये बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वो दूध को पचा पाते हैं। फिर कुछ लाइपेजेस भी होती हैं जो कि लाइपेज का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा ये बॉलस आता है इसोफेगस से वो स्टमक में आ करके और यहाँ जो सिक्रेट होने वाले म्यूकस है जो कि हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड और भी ग्लैंड्स जो हैं उसके मदद से जो म्यूकस सिक्रेट होता है, इससे मिल करके ये काइम में चेंज हो जाता है, एकदम पतला सेमी सॉलिड काइम में चेंज होता है। और ये काइम जो है ये स्टमक के पाइलरिक एंड्स में आ जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन हमने जैसे आपको पहले बताया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है इसमें हमारे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जो है सिक्रेट होती है। और हमने पहले बताया है आपको कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो और बाइल, ये दोनों बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिल करके एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं 1/4 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, और इस पार्ट को हम कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और इस ओपनिंग को जो गार्ड करता है उसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है इसमें बहुत सारे प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस। ये प्रो
प्रोएक्टिव होते हैं। ये एंजाइम्स जो है हमारे उसमें होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। और जो हमारा बाइल होता है इसमें कोई एंजाइम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स होते हैं सोडियम